चलिए, सो लास्ट टॉपिक हमारा था प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। अब यहाँ पे कुछ बच्चे मेरे से अभी तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो क्वेश्चन पूछेंगे। सर हमने ये पढ़ा प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड क्या होता है, व्हाई नॉट वी स्टडी प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस सप्लाई एंड प्रॉब्लम ऑफ लेस सप्लाई, ऐसा भी तो हो सकता था। तो डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या होता है? डेफिशिएंट डिमांड सिंपली मींस यहां पे लोग कम खर्च करना चाहते हैं बट गुड्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो यू कैन राइट एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन व्हाट चिल्ड्रन, एग्रीगेट डिमांड। तो कंट्री में डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज मच मोर इन कंपैरिजन विद इट्स सप्लाई। समझ में आ गया? तो इसे एक्सेस डिमांड बोल दिया जाएगा। और अगर कंट्री में चिल्ड्रन डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, तब हम इसे क्या बोलेंगे? तब हम इसे क्या बोलेंगे? एक्सेस डिमांड। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। व्हेन डिमांड इज मोर एंड सप्लाई इज लेस, वी कॉल इट एज एक्सेस डिमांड। व्हेन सप्लाई इज मोर एंड डिमांड इज लेस, वी कॉल इट एज डेफिशिएंट डिमांड। ये बात सबको समझ में आ गई? इसका रिवर्स भी तो पढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड की जगह मैं आपको लिखवा दूं व्हाट, एक्सेस सप्लाई, और एक्सेस डिमांड की जगह आपको लिखवा दिया जाए डेफिशिएंट सप्लाई। बट ऐसा टॉपिक आपको कहीं पे भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। कैन एनीबॉडी आंसर मी दिस रीजन कि ऐसा क्यों है? हमेशा हर जगह आपको यही मिलेगा पढ़ने को, डिमांड इज लेस, डिमांड इज मोर। व्हाई नॉट वी से सप्लाई इज मोर एंड सप्लाई इज लेस? क्यों हमेशा डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में ही, डिमांड के ही पर्सपेक्टिव में डिमांड को ही डोमिनेट करने दिया जाता है? सीता राम राधे श्याम, हमेशा लेडीज का नाम पहले आता है, जेंट्स का बाद में। तो वैसे यहाँ पे सप्लाई वर्ड पे फोकस क्यों नहीं हो रहा? वाई ओनली डिमांड बीइंग सेड एज डेफिशिएंट एंड एक्सेस? होगी कब एक्सेस डिमांड? पीपल हैव मोर मनी टू स्पेंड बट उतने गुड्स मार्केट में नहीं है। तो दिस वुड अल्टीमेटली लीड टू व्हाट चिल्ड्रन? इन्फ्लेशन। और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आप इसे क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशनरी गैप। डिमांड इज लेस, सप्लाई इज मोर। बहुत ढेर सारे गुड्स हैं बट खरीदार कोई है ही नहीं, तो स्टेज इज नोन एज डिफ्लेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वी कॉल इट एज डिफ्लेशनरी गैप। तो वो क्वेश्चन तो अभी भी अनआंसर्ड रह गया, व्हाई वी नेवर कॉल इट एज प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस सप्लाई इंस्टेड ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट सप्लाई इंस्टेड ऑफ एक्सेस डिमांड? किसी के पास है इसका कोई जवाब? रौनक जी ने जवाब दिया है कि जब डिमांड ही नहीं होगी मार्केट में तो हम गुड्स क्यों बनाएंगे? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, सेलर प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड इट इज नॉट लाइक दैट कि जितने गुड्स बन गए बायर्स उसको सिंपैथी फैक्टर शो करते हुए खरीद ही लेंगे। तो ऑलवेज बायर इज कंसिडर्ड एज द किंग ऑफ द मार्केट। व्हाटसोएवर इज द डिमांड अकॉर्डिंगली वील प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो इट इज डिमांड डोमिनेटेड नॉट सप्लाई डोमिनेटेड इकोनॉमीज। जो भी इकोनॉमी होती है वो डिमांड डोमिनेटेड होती है। पढ़ने की चाहत हुई तभी तो टीचर ने पढ़ाना स्टार्ट किया। टीचर तो सबको पढ़ा रहा है बट बच्चे पढ़ते कितने हैं? जो पढ़ेंगे उन्हीं को पढ़ाया जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड वेल? पक्का? तो कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा पढ़ने को प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस सप्लाई, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट सप्लाई, कभी ऐसा नहीं मिलेगा। इट इज ऑलवेज डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। समझ में आ गया? कब होता है ये भी क्लियर हो गया, और इसका अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होगा ये भी लोगों को समझ में आ गया। एवरीबडी इज सपोज टू पुट दिस कंपोनेंट वेरी क्विक एंड फास्ट। चलिए, तो बात क्लियर हो गई, जिस चीज की मार्केट में नीड होगी वी विल सप्लाई दोस टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। So write down in your copies children, equilibrium level of output and income को कैसे determine करेंगे? Put the heading, determination of equilibrium level of income and output. Quickly children. So before we start with this, मैं एक basic idea सब बच्चों को दे दूं ताकि सब लोग ये समझ जाएं what we are going to do instead. Everybody is supposed to draw x axis and y axis, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे सब बच्चे।
अभी हम अगेन चिल्ड्रन इनकम को तो वैसे लेते ही हैं, इस पे इन्वेस्टमेंट को साइलेंट मानते हैं, बट आई वांट कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक स्ट्रेट लाइन बना ही दीजिए, नॉट अ वेरी हार्ड एंड फास्ट रूल, mark it as I. Then children, a yellow slope representing C and a blue one representing C plus I. So this is children C and this is C plus I, and C plus I equals to what? 80. Got it? अब आप एक 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे, दैट इज 90 डिग्री का बाइसेक्टर, representing what is called as aggregate supply. बस इसी से पूरा इक्विलिब्रियम आपको समझना है. So we'll write AS equals to Y equals to C plus S. And I'm marking the pink point called as point E, and a perpendicular dropped on the x-axis representing equilibrium. ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये जो इक्विलिब्रियम है चिल्ड्रन, आई रिपीट, इस इक्विलिब्रियम पे एवरीबडी इज वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट आपका डिमांड, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, इट इज सेम. इसके आगे आपको ये शेडेड ब्लैक कैविटी क्या शो कर रही है? सप्लाई इज मोर एंड डिमांड इज लेस. मोर गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल इन द मार्केट, बट उन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने वाला प्रैक्टिकली बाजार में कोई भी नहीं है. तो शॉपकीपर्स को चिल्ड्रन ये स्टॉक क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी फर्दर या घटानी पड़ेगी? ऑलरेडी मार्केट में सरप्लस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है. सेलर्स विल डू व्हाट? सप्लाई बढ़ाएंगे या घटाएंगे? घटा देंगे, और तब तक घटाते रहेंगे जब तक उनका एग्जिस्टिंग स्टॉक बिक नहीं जाता. ये बात सबको समझ में आ गई? आई रिपीट वंस अगेन, इक्विलिब्रियम के बाद ये जो ग्रीन वाला पोर्शन ऊपर की तरफ है एंड ब्लू नीचे है, रिप्रेजेंट दैट मोर गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल, बट मार्केट में उतने बायर्स है ही नहीं. तो गुड्स ज्यादा अवेलेबल है बट खरीदार है ही नहीं. तो सेलर्स क्या करेंगे? और गुड्स बनाएंगे और फैक्ट्री लगाएंगे? नो, जब तक एग्जिस्टिंग स्टॉक बिक नहीं जाता तब तक फर्दर प्रोड्यूस नहीं करेंगे. तो ये जो आपको गैप नजर आ रहा है चिल्ड्रन, आई जस्ट मार्क इट विद ग्रीन कलर. ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपको ग्रीन गैप नजर आ रहा है चिल्ड्रन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अ पीरियड वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल इन एक्सेस क्वांटिटी, बट इन्हें खरीदने वाला कोई बाजार में है ही नहीं. समझ में आई बात बच्चों? बात समझ में आ गई? पक्का? सो दिस एरिया represents what is known as AS more than AD. तो एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से. तो जब तक एग्जिस्टिंग स्टॉक बिक नहीं जाता तब तक क्या प्रोड्यूसर्स फर्दर प्रोड्यूस करेंगे? नो. सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेज ऑफ deflation, and until unless the existing stock of
goods and services gets sold, the producers shall not undertake any productive activity. Got it? तो जब तक एग्जिस्टिंग स्टॉक बिक नहीं जाता गुड्स एंड सर्विसेज का, प्रोड्यूसर्स कोई भी सो कॉल्ड नई प्रोडक्शन एक्टिविटी अंडरटेक नहीं करेंगे. दिस विल लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट. चिल्ड्रन, unemployment. Causing a fall in the level of income. तो I repeat once again, जब भी एग्रीगेट सप्लाई कंट्री में ज्यादा है बट डिमांड कम है चिल्ड्रन, तो इट इज अ पीरियड ऑफ डिफ्लेशन. Until unless the existing stock of goods and services get sold, the producers shall not undertake any, आप यहाँ पे लिख दीजिए, new productive activity, and this would lead to unemployment, causing a fall in the level of income. And children, जब इनकम ही नहीं हो रही, लोगों को एम्प्लॉय ही नहीं किया हुआ, क्या आउटपुट होगा? नो, आउटपुट भी फॉल हो जाएगा. सबको कहानी समझ में आ गई? Children, the story is well understood by all. पक्का? चलिए नेक्स्ट चिल्ड्रन, अब बात करते हैं थोड़ी पहले की. कितनी पहले की? ई पॉइंट से पीछे की कैविटी आपको नजर आ रही होगी. दिस एरिया चिल्ड्रन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिमांड इज मोर एंड सप्लाई इज लेस. मैं इसी कैविटी की बात करूंगा अभी, मैं और पीछे नहीं जाऊंगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ टिक मार्क ड्रॉ कर रहा हूँ चिल्ड्रन. टिक मार्क वाला एरिया सबको नजर आ गया? चिल्ड्रन, टिक मार्क एरिया इज विजिबल टू ऑल. चलिए, तो दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? दिस रिप्रेजेंट्स कि कंट्री में गुड्स की जो सो कॉल्ड डिमांड है, सॉरी ऊपर प्लॉट करना था, नीचे प्लॉट हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी. ये रहा टिक मार्क वाला एरिया, और ये भी पूरा नहीं प्लॉट करूंगा मैं, इसके लिए एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ करना पड़ेगा मेरे को. ये यहां से बच्चों, चलिए अब इस कैविटी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. ये वाली कैविटी जो है, दिस वन चिल्ड्रन. अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात. इट सेज कि यहाँ पे आपकी जो डिमांड है बच्चों वो ज्यादा है. पीपल आर विलिंग टू बाय मोर गुड्स एंड सर्विसेज, बट सप्लाई लेस है. सो जब मार्केट में चिल्ड्रन डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, सो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना तो बहुत लोग चाहते हैं, बट उतने गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल ही नहीं है. तो एग्जिस्टिंग गुड्स वुड बी सोल्ड एट अ हायर प्राइस, लोअर प्राइस, higher price, and it will lead to inflation. Until unless the demand is settled, new goods and services shall be produced. Producers will undertake new productive activity, and children, this would lead to employment, causing a rise in the level of income and output. इसीलिए कहते हैं कि माइल्ड इन्फ्लेशन कंट्री के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि महंगाई तभी बढ़ती है जब गुड्स की डिमांड ज्यादा होती है बट उसकी सप्लाई उतनी होती नहीं. तो उन्हें सप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? और वर्कर्स हायर करेंगे हम, और लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, तब जाके कंट्री के हालात सुधरेंगे. अंडरस्टूड? तो ये सेम ग्राफ अभी आपको 4-5 बार और पढ़ना पड़ेगा. तो मैंने कहा एक जस्ट आपको दे दूं जिससे आपको ये पता लग जाए कि एक्चुअली में कहानी है क्या. गॉट इट?
सबको बात समझ में आ गई? प्लीज अपडेट इट क्विकली। चलिए, बाय द टाइम पीपल आर पुटिंग दिस, मैं एक चीज आपको और समझा देता हूँ। चलो, यहाँ पे मैं y लिख रहा हूँ, ये एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे एम्प्लॉयमेंट वगैरह सब कुछ है, y1, और एक अभी कुछ टाइम के बाद हम और स्लांट मार्क करेंगे, दैट इज फ्रॉम हेयर यू कैन से, और इसको बोल देंगे हम y2। ये जो y1 और y2 है, ये रिप्रेजेंट करेगा कि इनकम y2 से y पे आने पे कम हो गई और y1 से y पे आने पे बढ़ गई। तो जब भी कंट्री में इन्फ्लेशन होता है, गुड्स लोग ढेर सारे खरीदना चाहते हैं बट बाजार में उतने अवेलेबल है ही नहीं, तो प्रोड्यूसर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दो तरह से। एक तो एग्जिस्टिंग स्टॉक महंगा बिकेगा, प्लस और गुड्स चाहिए मार्केट में बट अवेलेबल नहीं है, तो फैक्ट्री लगाएंगे और गुड्स प्रोड्यूस करेंगे और लोगों को जॉब मिलेगा। समझ में आ गया? और गवर्नमेंट कहीं सपोर्ट कर दे तो भाई सोने पे सुहागा, गवर्नमेंट को टैक्स भी ज्यादा मिलेगा गुड्स बिकने से। गॉट इट? तो जब भी कंट्री में ये इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन चल रही होगी, मोर गुड्स एंड सर्विसेज वुड बी रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड, एंड सप्लाई इतनी कर देंगे कि शॉर्टेज पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो और लोगों को जॉब देना पड़ेगा। तो जो y1 कम इनकम थी, इनकम बढ़ के कहां तक आ जाएगी? y तक। तो हम डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। गॉट इट? बाकी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना था, बस आपको थोड़ा सा समझना था कि कैसे आप इक्वालिटी जनरेट करते हैं। समझ में आ गई बात? तो कभी भी दुखी मत होइएगा एज अ बिजनेसमैन कि डिमांड मार्केट में है बट हम गुड्स की सप्लाई को पूरा नहीं कर पा रहे। आपको तो हैप्पी फील होना चाहिए। क्यों हैप्पी फील होना चाहिए? कि आपके लिए अभी मार्केट में पोटेंशियल और बचा हुआ है। सबने लिख दिया इतना? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? ग्राफ भी बना लिया सबने? शाह जी बना लिया ग्राफ? चलिए आगे चलते हैं। अब आप कहेंगे सर इसी ग्राफ को 4 बार तो पहले पढ़ चुके हैं, अभी 40 बार और पढ़ना पड़ेगा। दो तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होता है बच्चों। सर ये दो तरह का कौन सा होता है? हमने तो ढेर सारी तरीके का पढ़ा। नहीं, मैं तो दो ही जानता हूं बस। किताबों में ढेर सारा होता है बट होता दो ही है। एक काम करना चाहे बट काम उसको मिले ना, और दूसरा वो काम नालायक करना ही नहीं चाहता, बस। इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री, आप काम करना चाहते हैं बट सो कॉल्ड आपके लायक काम है ही नहीं। समझ में आ गया? तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इनवॉलेंट्री। काम चोर टाइप के लोग हैं, काम ही नहीं करना चाहते। दिस वुड बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयड पर्सन। समझ में आ गया? तो मेनी पीपल आर देयर हु स्टडी, सो कॉल्ड आर एलिजिबल फॉर जॉब, नौकरी मिल भी जाती है बट किसी रजवाड़े खानदान के होते हैं और वो जॉब नहीं करते। व्हेन आई से जॉब, आई मीन टू से अपने पापा मम्मी का बिजनेस भी नहीं कंटिन्यू करते, सिर्फ आवारा निठल्ले नालायक की तरह घूमते रहते हैं दिन भर। तो दे आर सेट टू बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ what is known as voluntary unemployment। समझ में आ गया? समझ में आ गया? इनवॉलेंट्री कौन होते हैं? इनवॉलेंट्री कौन होते हैं? काम तो करना चाहते हैं बट बेचारों के पास काम है ही नहीं। समझ में आ गया? वॉलेंट्री मतलब जानते हैं ना आप लोग? अपनी मर्जी से। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, आप जॉब में थे, नाउ यू आर विलिंग टू चेंज योर जॉब। 15 दिन के लिए आपको अभी पुराने ऑफिस से रिजाइन करके नए ऑफिस ज्वाइन करने में टाइम है, तो इन 15 दिन के लिए इट इज सेट टू बी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल क्या होता है सर? टाइप ऑफ वर्क चेंज हो गया, बैंक में नया सॉफ्टवेयर आ रहा है, नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं, 4 दिन की सब बैंक एम्प्लॉयज को छुट्टी दी गई है, जब तक नया सेटअप आ नहीं जाता तब तक आप घर पे रहिए। स्ट्रक्चर ऑफ वर्किंग इज चेंजिंग, इट इज नोन एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये अर्बन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का था। रूरल के केस में एक फसल कट गई, अभी 1 महीना लगेगा, फिर हम प्लॉइंग, बुआई का काम स्टार्ट करेंगे। 1 महीने के लिए किसान खाली बैठा हुआ है, जब तक क्लाइमेट नहीं आएगा तब तक हम प्लॉइंग का काम नहीं कर सकते। दिस इज नोन ऑल्सो एज रूरल स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आ गया? आप किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहे थे, अब वो फैक्ट्री 2 किलोमीटर दूर शिफ्ट हो रही है, 15 दिन लगेगा इस काम में, अभी आपको छुट्टी दी गई है, इट इज अगेन कॉल्ड एज फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल। समझ में आ गई बात? सबने लिख लिया? चलिए, जिन्होंने नहीं लिखा हो जल्दी से लिख लें। चलो, सो पर्सन विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द करंट वेज रेट, बट बेचारों के पास काम है ही नहीं, ये मजबूर लोग हैं। एमबीए कर लिया,
रिसेशन आ गया कंट्री में, यूएस वगैरह में देखा होगा आपने, या आपने देखा नहीं होगा, मैंने देखा, आपने सुना होगा, 2003, 4, 5 में लोगों को जॉब से निकाला गया। तो दैट वाज इनवॉलंटरी, काम करना चाहते थे वो बट उनके पास काम था नहीं। गॉट इट क्लियर? सो ये कब होता है? जब कंट्री में डिमांड कम होती है चीजों की, सप्लाई ऑलरेडी इतनी ज्यादा है कि सामान बिक नहीं रहा। शॉपकीपर अपने नौकर को क्या बोलेगा? जय माता दी। मतलब जोर से बोलो, जय माता दी। अरे जागरण नहीं चल रहा है, हमारी छुट्टी, सामान बिक नहीं रहा है, कस्टमर आ नहीं रहा है, लेट द बिजनेस सो कॉल्ड प्रोपेल अ बिट, मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। इज दैट क्लियर? तो जब भी कंट्री में डिमांड कम होती है, लोग सामान खरीदते नहीं, शॉपकीपर के गुड्स बिकते नहीं, वो अपनी दुकान से नौकरों को निकाल देता है। फैक्ट्री के पास ऑर्डर जाता नहीं, फैक्ट्री अपने वर्कर्स को निकाल देती है। तो अल्टीमेटली कंट्री में क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट। और इस अल्टीमेट अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉवर्टी लेवल बढ़ जाएगा, डेकोइटी और क्रिमिनल एक्टिविटीज भी बढ़ जाएंगी। सर ये क्यों बढ़ेंगी? सर आप तो कह रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट है, तो कौन क्रिमिनल किसी को हायर करेगा? क्रिमिनल नौकरी नहीं करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, दे आर प्रोफेशनल्स। समझ आ गया? चेन स्नैचिंग वगैरह बढ़ जाएगी, भाई चोरों को भी तो अपने बच्चों को कुछ खिलाना है घर में शाम को लाके। समझ में आ गई बात? तो ये होता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब, और इसका कॉज भी मैंने आपको बता दिया। अब गवर्नमेंट को कुछ हरकत यहाँ पे करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढेगी, गवर्नमेंट बिजनेसमैन को पैसा देगी चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कि भाई आप फैक्ट्री अपने चलाते रहिए, लोगों को नौकरी से मत निकालिए, लोग नहीं तो सुसाइड वगैरह कर लेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट का वोट बैंक घट जाएगा। तो फैक्ट्री कम से कम आप चलाते रहिए, हम आपके लिए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढ के लाते हैं। इन दैट केस लोगों की फैक्ट्री वगैरह ठीक ठाक चल रही है, लोगों को जॉब भी मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जिस कंट्री में गवर्नमेंट ऐसा सपोर्ट नहीं करती, वहां पे तो बड़ा रैम्पेंट प्रॉब्लम रहता है। Got it? Voluntary worker able to work refuses to work at the prevailing wage rate, इनको जनरली अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं काउंट किया जाता, ये आवारा टाइप के लोग हैं। Got it clear? जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ सकते हैं बट नहीं पढ़ेंगे, क्यों? एक बार कंपार्टमेंट एग्जाम देने का मन है, देखें वो पेपर कैसे आता है, समझ में आ गया तो बोलेंगे आई एम ट्वाइस 12th। समझ में आ गई बात? और जो डरपोक है वो एक ही बार में 12वीं पास कर जाते हैं हमारी तरह। समझ में आ गया वॉलंटरी इनवॉलंटरी क्या होता है? पक्का? चलिए, structural employment, mismatch of skills, difficulty in learning new skills, this exists for a longer period। मैंने बोला ना, टाइपराइटर रिप्लेस बाय कंप्यूटर्स, बैंक में नया सॉफ्टवेयर आ गया, नए लोगों की जरूरत है। अगर आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपने ट्रेनिंग कर ली और आप नया सॉफ्टवेयर चलाना सीख गए तो आपका जॉब है, एल्स अगेन जोर से बोलो जय माता दी। समझ में आ गया? तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो किसी जमाने में भाई टीचर्स थे, नॉर्मली बोर्ड में लिखना आता था, चौक घिसना आता था, नौकरी मिल गई। बट अब तो भाई ये सो कॉल्ड एक नया मोड ऑफ लर्निंग आ गया, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो टीचर्स से उम्मीद लगाई जा रही है कि दे आर वेल केपेबल ऑफ टीचिंग इन ऑनलाइन मोड एज वेल। बट जिनको ये काम नहीं आता उनसे बोलेंगे जाइए सीख के आइए, और जब तक आप नहीं सीख लेते तब तक आपका जॉब नमस्कार है। तो दिस इज अगेन विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? स्ट्रक्चरल। गांव में भी ऐसा ही होता है कि पहले खेती की जाती थी गेहूं दाल चावल की, उसकी डिमांड कंट्री में कम हो गई, अब वो अलग अलग रंग बिरंगे तरीके की शिमला मिर्च आती है ना, रेड कलर, ऑरेंज कलर, और एक रईसों की गोभी भी आती है। रईसों की गोभी क्या बोलते हैं? ब्रोकली बोलते हैं। समझ में आ गया? अब मार्केट में डिमांड ब्रोकली की है, बट हमारे जैसे किसान को ब्रोकली की खेती करनी आती नहीं, तो हम अनएम्प्लॉयड हो गए एक तरह से। ओके। फ्रिक्शनल वर्कर्स वॉलंटरी क्विट देयर जॉब एंड सर्चिंग फॉर न्यू जॉब। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, आपने एक जॉब छोड़ा, 15 दिन का गैप है, फिर आपको दूसरा जॉब ज्वाइन करना है, तो दिस इज नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब से होता है, बट आजकल ऐसा नहीं होता है, ढेर सारे जॉब एरियाज हैं, ढेर सारे पोर्टल्स हैं, आपको वहां पे जॉब मिल जाती है। तो ये पता नहीं क्यों बकवास इस चैप्टर में डाल दी गया, मेरे को लग रहा है 2-4 पेज बढ़ाने के लिए डाला गया है, इसका कोई काम यहाँ पे है नहीं एक्चुअली में। चलिए बच्चों, हेडिंग लिखिए अपनी कॉपी में, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लान्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड एक्चुअल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जिन्होंने मेरा 11th क्लास का माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर डिमांड का ध्यान से पढ़ा था, मैंने एक्स एंटे डिमांड और एक्स पोस्ट डिमांड भी पढ़ाया था। आप सोच रहे हैं कुछ खरीदने को, एक्स एंटे डिमांड, आपने खरीद लिया, दैट इज एक्स पोस्ट डिमांड। तो टेक एन एग्जाम्पल कि आपने 10,000 करोड़ रुपए की कंट्री में इनकम देखी, पीपल आर विलिंग टू सेव एंड इन्वेस्ट, 7,000 करोड़ वो सेव करना चाहते हैं, और सो कॉल्ड
7,000 करोड़ वो सेव भी कर लेते हैं। इसमें से आगे जहां पे उन्होंने पैसे सेव किए वो पूरा का पूरा पैसा बैंक में अगर गया सेविंग के नाम पे, बैंक ने आगे उसको लेंड भी कर दिया सेम। सो व्हाट इज थॉट टू बी डन is known as what, children? Ex ante. And what is being done, what we did, is known as ex post. समझ में आ गया? तो जब भी आप इक्विलिब्रियम की बात करेंगे आपको एक्चुअल से मतलब होगा, प्लान से कोई लेना देना नहीं होता है। सो प्लीज कॉपी दिस कॉन्सेप्ट। Let's move further. Ex ante saving. Whatsoever money people wish to save is known as ex ante, wish to save, and what they actually save is ex post. आपने जितना भी पैसा अपना सेव किया, भाई बैंक्स में म्यूचुअल फंड में सेव किया होगा, वहां से आगे कितना पैसा मूव होता है, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। तो अगर बैंकिंग थोड़ा सा याद हो बच्चों को, तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर किसी भी बैंक में कुछ डिपॉजिट आता है चिल्ड्रन, तो एज पर आरबीआई इंस्ट्रक्शन बैंक कुछ पैसा होल्ड करता है। लेट अस से इन माय एग्जांपल 2000 करोड़, और कितना पैसा आगे लेंड कर दिया जाएगा, 8000 करोड़। ये जो बैंक ने अपने पास रोक के रखा, व्हाट दिस इज कॉल्ड एज कैश रिजर्व रेशियो। तो आप बोल सकते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो डिफरेंस होता है दैट इज सीआरआर बेसिकली। और उसी वजह से इकोनॉमी में सारा का सारा मिसमैच आता है। क्यों आता है मिसमैच? आप एक फर्म है, आपने हाउस होल्ड की सर्विसेज ली, एफओपीज के जो ओनर्स हैं, और इन्होंने आपको सर्विसेज दी, आपने बदले में इनको पैसा दे दिया। किस तरह की सर्विसेज हाउस होल्ड ने आपको दी हैं? somebody worked as a laborer, somebody gave land, somebody gave entrepreneurial services, और कुछ ने सो कॉल्ड मान लीजिए कैपिटल दे दिया। और इन सब की वैल्यू जो मिला के थी चिल्ड्रन, दैट वाज हाउ मच? 10,000 करोड़। कितनी? 10,000 करोड़। इतनी बात सबको समझ में आती है? अब हम सब ने मिलके एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओनर फर्म को 10,000 करोड़ की सर्विसेज दी, और फर्म ने कितना कैश दिया हमको? इनकम कितनी दी? हमने 10,000 करोड़ की सर्विसेज दी, तो हमको बदले में कितना मिला? 10,000 करोड़। और फर्म ने यही 10,000 करोड़ रुपए के बनाए व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज। क्या किया? इनको रिवर में फेंक दिया? नो। व्हाट हैपेंड विद दीज? ये गुड्स एंड सर्विसेज का क्या हुआ? क्या हुआ? सेल किया। किसको सेल किया? ऑब्वियस सी बात है, हाउस होल्ड को आपने सेल किया। याद आया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? तो 10,000 करोड़ रुपए हाउस होल्ड को दिए गए एज फैक्टर पेमेंट, वही 10,000 करोड़ इनसे वापस ले लिया गया एज सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बट इफ द कंट्री हैज अ वेल डिफाइंड कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर, हाउस होल्ड अपना पूरा पैसा खर्च नहीं करेंगे, कुछ पैसा सेव करेंगे। क्या वो पैसा फर्म को मिलेगा? नो, तुरंत नहीं मिलेगा, कुछ दिन बाद मिलेगा। टिल देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? लीकेज। अगर ये पैसा तुरंत मिल जाए फर्म को, तो फर्म विल डू व्हाट विद दिस मनी? दे विल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। मोर गुड्स एंड सर्विसेज वुड बी प्रोड्यूस्ड। जो इन्होंने खरीद लिए वो तो खरीद लिए, और बनेंगे। कैसे और बनेंगे? सब 10,000 करोड़ के तो बनेंगे, हाँ 10 के ही बनेंगे, बट व्हाट आई एम सेइंग कि 10,000 करोड़ के गुड्स एंड सर्विसेज फर्म ने बनाए, और जो 10,000 करोड़ रुपए रेंट, वेजेस, प्रॉफिट और इंटरेस्ट के नाम पे इनकम हाउस होल्ड को मिली, हाउस होल्ड ने पूरा पैसा उठा के फर्म को दे दिया। तब तक जब तक देयर वाज नथिंग कॉल्ड एज कैपिटल मार्केट। अब जब मार्केट आ गया, तो हाउस होल्ड ने अपना कुछ पैसा फर्म को ना देके कहां पे यूज किया? चिल्ड्रन कहां पे यूज किया? फर्म को हाउस होल्ड ने 9,000 करोड़ रुपए दिया गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, वेयर एज इनको इनकम कितनी मिली थी? 10,000 करोड़। व्हाट दे डिड विद द रिमेनिंग मनी? सेव कर दिया। अब जब तक ये पैसा फर्म के पास चला नहीं जाता बच्चों, तब तक क्या फर्म के पास सफिशिएंट मनी आएगा जो उन्होंने दिया था? नो। तब तक इट इज अ लीकेज एंड फर्म का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम क्यों है? क्योंकि कोई खरीदार नहीं मार्केट में, हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि फर्म ने 10,000 करोड़ के गुड्स बनाए। नजर आ रहा है चिल्ड्रन सबको? फर्म ने 10,000 करोड़ के गुड्स बनाए, बट पब्लिक ने कितने खरीदे?
9,000 crores. What amount of goods are still lying in the market? 1,000 करोड़ के गुड्स अभी भी बाजार में, बट उनका कोई खरीदार है ही नहीं. तो अगेन सप्लाई इज मोर एंड डिमांड इज लेस. व्हाट विल हैपन? डिफ्लेशन हो जाएगा. तो क्या फर्म्स फर्दर इन्वेस्ट करेंगे चिल्ड्रन? नो. जब तक ये 1,000 करोड़ का सामान बिक नहीं जाता हम फर्दर प्रोड्यूस नहीं करेंगे. तो दिस वुड बी कॉल्ड एज अ प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, नॉट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट. गॉट इट क्लियर? तो इन दोनों को झटपट लिख लें फास्ट. उसमें एक एग्जाम्पल आपको ये भी याद रखना पड़ेगा. व्हाई द गवर्नमेंट इज सेइंग डिपेंड मोर ऑन डिजिटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स. क्योंकि अगर कैश में हम बाइंग सेलिंग कर रहे हैं तो पैसे हमारे सिस्टम के अंदर नहीं जा पाते, वो हमेशा सिस्टम से बाहर रहते हैं. और अगर हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस करेंगे तो मनी घरों में जो पड़ा होता है वो एकदम लीस्ट पड़ा होगा. मोर मनी वुड बी इनटू रोटेशन. तो अगर मान लीजिए कि पूरे मोहल्ले में देयर आर 100 हाउसेस, हर घर में 1 लाख रुपीस पड़ा हुआ है, 99.99% केसेस में कभी ये काम आता ही नहीं है. तो 100 इंटू 1 लाख कितना हो गया बच्चों, बताइए जरा. 1 करोड़ रुपए. तो 1 करोड़ रुपए कंट्री में लोगों के घर के अंदर पड़ा है. इफ दिस मनी गेट्स इन्वेस्टेड इनटू बैंक, इन्वेस्टर को इंटरेस्ट मिलेगा. चलिए वो तो नेग्लिजिबल है. 1 करोड़ रुपए से कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो अभी तक हेल्ड अप पड़ी हुई है वो स्टार्ट हो जाएगी. लॉजिक अंडरस्टूड? बी क्विक टू दिस. एक्स एंटे और एक्स पोस्ट का डिफरेंस सबको याद रहेगा. चलिए तो आगे चलते हैं. एक्स एंटे सेविंग एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट आर नॉट ऑलवेज इक्वल. आप जितने पैसे सेव करते हैं, क्या जरूरी है सारा का सारा पैसा बैंक में चला जाए? अच्छा मान लीजिए सारा पैसा बैंक में चला भी गया, क्या जरूरी है बैंक आगे पूरा पैसा दे देगा, एलोकेट कर देगा? नो. कुछ तो उनको कैश रिजर्व रेशियो के नाम पे रखना पड़ेगा. इकोनॉमी में जब तक ये इक्वल नहीं होगा तब तक उथल पुथल मचती रहेगी. हो सकता है कि बैंक के पास 50,000 करोड़ रुपए, इंडस्ट्रियलिस्ट का ग्रुप आ गया और बैंक से कह रहा है हमें 70,000 करोड़ रुपए दे दीजिए, फैक्ट्री में लगाना है. तो बैंक कहेगा भाई पैसे लोगों के घर में पड़े, हमारे पास नहीं है, वी कैन गिव यू मैक्सिमम 50. आरबीआई को रिक्वेस्ट करेगा कमर्शियल बैंक 20,000 करोड़ रुपए और छापो. अब अगर ये ऑप्टिमम है तो कंट्री में प्रॉब्लम नहीं आएगा. बट अगर 20,000 करोड़ ये भी छप गया, बैंक के पास लोग अपने घर से 15,000 करोड़ और ले आए, तो बैंक कहेगा नालायक को पहले नहीं ला सकते थे पैसे. तो अब हमारी कंट्री में जरूरत से ज्यादा मनी सप्लाई आ गई, तो बैंक को इस 15,000 करोड़ को भी तो ठिकाने लगाना है, लोगों को लोन देना है. लोन देने के लिए बैंक क्या करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगा. सब इंटरवोवन है चिल्ड्रन, सब इंटरवोवन है. तो इसीलिए गवर्नमेंट से इसकी ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन लोग बैंक के थ्रू करें, ताकि पैसा सिस्टम के अंदर रहे, ना कि सिस्टम के बाहर जाए. लॉजिक अंडरस्टूड? इट्स जस्ट लाइक दैट कि बारात चल रही है, कुछ लोग डीजे वाली गाड़ी के आगे नाच रहे हैं, कुछ लोग जनरेटर के पीछे नाच रहे हैं, और कुछ लोगों जो लाइट का पूरा क्या कहते हैं केजिंग बनती है उसके बाहर नाच रहे हैं. तो ठीक है, नाच लिए, खुश हो गए, समझ में आ गया, उनकी फोटो नहीं आएगी, उनकी फोटो नहीं आएगी. तो पैसा सिस्टम के अंदर होना चाहिए. फोटो खिंचवानी है तो जनरेटर के आगे, और वो जो गाड़ी होती है बैंड वाली उसके पीछे, और जो केजिंग होती है जो लोग चलते हैं लाइट लेके उनके बीच में नाचिए, तभी फोटो आएगी. तो वही तो सिस्टम के बाहर है पैसा, वही तो सिस्टम के बाहर है. इसीलिए तो गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन डिजिटली हो. आप एटीएम्स में जाइए, आजकल छोटे नोट तो छपने ही बंद हो गए हैं. 2 4 5 साल बाद तो आपको लगेगा एटीएम काम ही नहीं करते हैं. गॉट इट क्लियर? तो एटीएम अल्टीमेटली काम क्यों नहीं करते हैं? जान पूछ के गवर्नमेंट उसमें पैसा ही नहीं डाल रही है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करें. एक बार आपको आदत पड़ गई, आपके पास जेब में 10 रुपए भी नहीं होगा, बस मोबाइल फोन होगा, उसी में पैसे हैं, तो सारा पैसा सिस्टम के अंदर होगा. तो मान लीजिए इंडिया में लेटस से 10 लाख करोड़ रुपए टोटल मनी सप्लाई, फॉर एग्जाम्पल है, तो बहुत ज्यादा, 15 लाख करोड़ तो उसी में आया था जब पिछली बार डिमोनेटाइजेशन हुआ था. फॉर एग्जाम्पल 10 लाख करोड़ की मनी सप्लाई है, इसमें से 40% पैसा लोगों के घर में रहता है. ये पैसा अगर बैंक में आ जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन पे कम हो जाएगा, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ जाएगी. और आगे अगर बोरोवर्स उतने नहीं है तो बैंक अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देगा. लोग हाउस लोन लेंगे सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो हाउस की डिमांड बढ़ेगी, बिल्डिंग मटेरियल की डिमांड बढ़ेगी, लेबर की डिमांड बढ़ेगी, इंटीरियर डिजाइनर की डिमांड बढ़ेगी. समझ में आ रहा है? और आपने अगर एज अ बिल्डर बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आपकी कमाई बढ़ गई, आप अपने बच्चों को महंगे स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में पढ़ा पाएंगे, ज्यादा महंगे कपड़े खरीद के देंगे अपने बच्चों को, ज्यादा महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, आपको प्रॉफिट बढ़ रहा है. आई होप सो, आई एम नॉट वेरी फास्ट. पक्का? तो रेस्टोरेंट की डिमांड भी
बढ़ जाएगी। सब कुछ तभी होगा जब सिस्टम में चीजें आएंगी। गॉट इट? चलिए, तो ये लिख दिया सबने। सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स आर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। अब आप कहेंगे सर ये तो आप पहले बहुत बार बता चुके हैं, बट काफी टीचर्स ये भी नहीं बताते, और बच्चा सोचता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट नो, एक नहीं होता। मैंने जो पैसे कमाए इट इज माई इनकम, जो खर्च कर दिया दैट इज कंजम्पशन, व्हाट इज नॉट स्पेंट is called as a saving. Kept at home, still saving. Put it into the bank, still saving. When bank will lend that money, allocate that money to somebody, when it creates earning opportunity on that money, then it is known as a investment. तो अगर मेरे 5 लाख रुपए मेरे सेविंग अकाउंट में पड़े हैं तो वो सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं है। बैंक आपके सेविंग अकाउंट से लोन नहीं देता किसी को, बैंक आपके एफडी के पैसे से लोन देता है, क्योंकि बैंक को पता है 90% लोगों ने अगर 5 साल का एफडी करवाया तो 5 साल से पहले लगभग पैसा लेने नहीं आएंगे। लीस्ट चांसेस आर कि सेविंग अकाउंट में रखा हुआ पैसा किसी को लेंड कर दिया जाए, जनरली ऐसा नहीं होता। समझ में आ गया? तो अब ये पैसा अगर घर में रखा है किसी काम का ही नहीं है, बैंक में रखिए, आपको भी इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक आगे इस पैसे को किसी को लेंड करेगा, बिजनेस करेगा, कमाएगा, आपको भी रिटर्न्स देगा। समझ में आ गया? मतलब वो बैंक को देगा इंटरेस्ट और बैंक आपको दे देगा। अंडरस्टूड? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्स एंटे सेविंग, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। जो आप सोचते हैं वो एक्स एंटे, और जो आपने कर दिया वो एक्स पोस्ट। गॉट इट? सो इसी वजह से इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन आता है, जैसे मैंने आपको ही बताया। तो डीमोनेटाइजेशन जब हुआ चिल्ड्रन, तो इंडिया का सबसे बड़ा कौन सा सेक्टर बैकथ्रो पे चला गया? द रियल एस्टेट सेक्टर। बिकॉज रियल एस्टेट इज द ओनली सेक्टर जहां पे सबसे ज्यादा नॉन टैक्स पेड मनी, दैट इज ब्लैक मनी, यूज होता था। आपने 1 लाख रुपए का लैंड खरीदा, 70,000 रुपीज कैश दे दिया और चेक से 30,000 दिया। उस लैंड की गवर्नमेंट प्राइस 25,000 थी, रजिस्ट्रेशन चार्ज भी आपको 30,000 पे करना पड़ा, तो आप तो सरकार का पैसा खा गए। अब जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो लोगों के जो बड़े बड़े नोट थे वो चले गए बैंक के अंदर या नाली में। अब लोगों के पास ज्यादा ब्लैक मनी बचा नहीं, जो था भी एन नंबर ऑफ सोर्सेस से वो कन्वर्ट हो गया व्हाइट मनी में। कैसे हुआ ये सब तो बहुत बड़ी बातें हैं, बताई भी हुई आपको काफी बार, बाद में ही बताता रहूंगा। एक एग्जांपल दे दीजिए सर। अच्छा, दे देते हैं। आपके घर में मेड सर्वेंट आती है, आपने उसके खाते में 1.5 लाख रुपए जमा कर दिए और उससे चेक के थ्रू पैसा ले लिया। अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने उसको दिखा दिया कि हमने लोन लिया शीला और मुन्नी से। समझ में आ गया? कितने ढेर सारे लोग हैं, सरकार कहाँ किससे पूछने आएगी? और उसके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए कैश जमा हुआ। कभी कोई चिट्ठी पत्री आई तो शी विल राइट कि मैं जॉब करती हूँ 2-4-5 घर में, 15-20 हजार महीना कमाती हूँ, ये पैसे मैंने अपने घर में रखे थे, बैंक में जमा करा दिए। समझ में आया? तो योर ब्लैक मनी गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाइट मनी। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? नहीं समझ में आया? पक्का? कंफर्म? चलिए, तो इस तरह से लोगों का पैसा कन्वर्ट हो गया। अब ब्लैक मनी रहा ही नहीं, तो व्हाइट मनी को तो इन्वेस्ट करने के 100 तरीके हैं। हम म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, स्टॉक मार्केट, बैंक एफडी, वाई ओनली रियल एस्टेट। इसीलिए रियल एस्टेट सेक्टर में जो बूम आता था, 1-1, 2-2 साल में प्रॉपर्टी प्राइसेस 25-25, 30-30% बढ़ जाते थे, वो सारा बूम बूम हो गया। समझ में आ गया? तो अब रियल एस्टेट 11-12% की ग्रोथ ही दे दे, बहुत बड़ी बात है। अंडरस्टूड दिस? तो ये बात सबको क्लियर होगी कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दे आर डिफरेंट थिंग्स। सो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, प्लान्ड सेविंग सर बराबर हो जाए तो क्या होगा, अलग हो जाए तो क्या होगा? बस यही सब चीजें आपको इक्विलिब्रियम में हेल्प करेंगी। तो चलो इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। किसी की कोई खास क्वेरी हो? आज तो हमने जनरली पढ़ा, बहुत स्पेसिफिक नहीं पढ़ा, बट वो स्टार्टिंग वाला ग्राफ क्लियर था सबको? चलिए, थैंक यू।